अमेरिका में एक बड़े महत्वपूर्ण अश्वेत नेता थे, उन्हें मार्टिन लूथर किंग का गुरु भी माना जाता है, W.E.B. डुबोई। उन्होंने एक अजीब वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी लोकतंत्र के इतिहास की, आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और फिर उन्होंने बताया कि किस किस से महत्वपूर्ण घटना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये इंग्लैंड में लोकतंत्र स्थापित होने से अधिक महत्वपूर्ण घटना है। यानी इंग्लैंड में जब मैग्ना कार्टा हुआ, बाद में पार्लियामेंट का गठन हुआ, बाकायदा राजा की ताकतों पर रोक लगी, उससे अधिक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अधिक महत्वपूर्ण घटना है। सोवियत क्रांति से अधिक महत्वपूर्ण घटना है। यह दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। अगर ये वक्तव्य सुनकर आप गर्व महसूस करते हैं, रोमांच महसूस करते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन सोचना ये चाहिए कि डुबोई जो कभी भारत नहीं आई थी, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ उनकी सहानुभूति थी, लेकिन भारत यात्रा उन्होंने कभी नहीं की थी, वो ऐसा क्यों कह रहे थे? अमेरिकन इंडिपेंडेंस से अधिक महत्वपूर्ण घटना है, क्यों कह रहे थे? इस पर सोचिए। डुबोई के कहने का कारण यह था, डुबोई ने कहा कि भारत का स्वाधीन होना दुनिया में गोरों के साम्राज्यवाद के अंत का आरंभ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ व्हाइट इंपीरियल, जो कि सही था। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है, और उस महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए हमें भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। भारतीय संविधान ही तो 2-2.5 साल में बना। उसकी चर्चा करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, संविधान सभा डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं चुनी गई थी। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय धारा सभा, जैसे उन दिनों कहते थे, उससे चुनकर आए थे। उसमें स्त्रियां बहुत कम थी, कुल मिलाकर के 12-15 स्त्रियां, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, और आज हम जिनको दलित कहते हैं वो भी बहुत कम थे, आदिवासी भी बहुत कम थे। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य उन्हीं तबकों के थे जिन्हें आज हम एलीट कहते हैं। लेकिन संविधान जो बना वो बेहद डेमोक्रेटिक संविधान था। इस बात के महत्व को समझने की जरूरत है। इस संविधान ने, मैं आपको याद दिलाऊं, औरतों को वोटिंग राइट इंग्लैंड में 1927 में मिला, और उसी समय मजदूरों को भी मिला। इंग्लैंड अपने आप को डेमोक्रेसी मानता आया है 12वीं सदी से, लेकिन मजदूरों और औरतों को वोटिंग राइट मिला 1927 में। और इंसिडेंटली इंग्लैंड की औरतें जब 1909 में अपने वोटिंग राइट के लिए प्रदर्शन कर रही थीं, तो उसमें एक हिंदुस्तानी वकील भी शामिल था उस प्रदर्शन में। उस हिंदुस्तानी वकील का नाम है मोहनदास करमचंद, जो इंग्लैंड के औरतों की वोटिंग राइट्स के लिए प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा था। यूएसए में सभी राज्यों ने जाकर के औरतों को वोटिंग राइट 1920 में दिया। 1957 तक यूएसए में एपार्थाइड कानूनी रूप से मान्य था। एटलांटा जैसे राज्य में अश्वेत लोग बसों में अगली सीटों पर नहीं बैठ सकते। रोजा पार्क नाम की एक महिला अड़ गई, उसने कहा कि मैं तो अगली सीट पर बैठूंगी, और वहीं से माना जाता है कि आधुनिक यूएसए में ब्लैक रेजिस्टेंस आरंभ हुआ। स्विट्जरलैंड में 1952 में वोटिंग राइट मिला है। यूरोपीय जिस यूनान को दुनिया के लोकतंत्र की जननी मानते हैं, उस यूनान के आधुनिक इतिहास में औरतों को वोटिंग राइट 1952 में मिला। भारतीय संविधान लागू होने के पहले दिन से 31 वर्ष से अधिक का कोई भी भारतीय नागरिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, इज एंटाइटल्ड टू वोट। कि कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं, इसलिए, और ये क्रांति इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो संविधान सभा ये प्रस्ताव पास कर रही थी, उसके लगभग 300 सदस्यों में केवल 15 महिलाएं थी। जो संविधान सभा ये प्रस्ताव पास कर रही थी, उसमें संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जरूर थे, लेकिन उसमें एससी और एसटी सदस्यों का कोई बहुमत नहीं था। वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, और वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट आपके स्वाधीनता आंदोलन से है। यह मानना खामख्याली है
कि हिंदुस्तान में संविधान की चेतना या उस तरह की जरूरत की चेतना केवल संविधान सभा के साथ है। 1857 की क्रांति के दौरान ही अजीमुल्ला खान ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि अगर अंग्रेज चले गए तो आगे आने वाला हिंदुस्तान कैसा हो। जाहिर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ड्राफ्ट था, वो डेमोक्रेसी का ड्राफ्ट नहीं था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो इंग्लैंड भी और स्वीडन भी। तो अजीमुल्ला खान जिस हिंदुस्तान का सपना देख रहे थे, इट वाज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जस्ट लाइक इंग्लैंड और लाइक स्वीडन और मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे। 1930 की लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और 1931 की कराची कांग्रेस में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ, सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव। मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उसके बारे में सुनने से बेहतर होगा तो उसे पढ़ लिया। ऑनलाइन बड़ी आसानी से सुलभ है, मेरी किताब में भी मैंने उसे रखा है और जगह भी मिल सकता है। उस प्रस्ताव के प्रसंग में एक बहुत रोचक बात यह है कि उसे ड्राफ्ट किया था गांधी और सुभाष बोस और नेहरू ने, और उस प्रस्ताव को कांग्रेस में मूव किया था गांधी जी ने, और उस कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी पटेल तो दक्षिणपंथी थे, गांधी जी आधुनिक उद्योगों के विरोधी थे। लेकिन वो प्रस्ताव कहता है कि आजाद भारत में बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होगा। वो प्रस्ताव कहता है कि आजाद भारत में किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और स्टेट किसी एक धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्मों को एक सा महत्व देगी। सर्वधर्म संभाव ये एक्सप्रेशन उस प्रस्ताव से ही आता है। वो प्रस्ताव कहता है कि एक से काम के लिए औरत और मर्द को एक सी मजदूरी मिलेगी। वो प्रस्ताव कहता है कि काम के घंटे 8 से अधिक नहीं होने दिए जाएंगे। और आज आप जानते हैं, एक सज्जन कहते हैं कि आपको 15 घंटे रोज काम करना चाहिए, दूसरे सज्जन कहते हैं कि आपको 18 घंटे रोज काम करना चाहिए। भाई 2400 घंटे क्यों नहीं करना चाहिए? नित्य कर्म से निवृत्त होते समय भी आप काम करते रहे तो क्या होते? लैपटॉप लेकर जाइए टॉयलेट में, कंपनी का काम अभी करते रहिए। और इस पर भी कोई हंगामा नहीं होता भाई साहब। केवल इस पर नहीं कि संविधान को लेकर हंगामा, इस पर भी कोई हंगामा नहीं होता। इस पर भी कोई लोकतांत्रिक पार्टी जवाब तलबी नहीं करती कि क्या बकवास है। 8 घंटे काम का अधिकार दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों ने तमाम सारा खून बहा के हासिल किया, तो कोई कृपा नहीं है। और एक बड़े मानवीय ढंग से आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप 16 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, 2-3 घंटे तो नींद और नित्य कर्म के लिए 4-5 घंटे तो देंगे भाई साहब। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री भी कुछ देर तो सोते ही नहीं, उस समय दफ्तर आने जाने में लगेगा। बाकी 1-1.5 घंटे में आप एक पति का रोल निभाएंगे, एक पत्नी का रोल निभाएंगी, एक माँ का रोल निभाएंगी, एक पिता का रोल निभाएंगे, एक भाई का, बहन का, एक दोस्त का, एक पड़ोसी का। कैसा समाज बनेगा? कैसे पति होंगे आप? कैसे पड़ोसी होंगे आप? जो आप देखते हैं जगह जगह गुस्सा भरा हुआ है, लोग गालियां देते हैं, मारधन करते हैं। ये गुस्सा जो फूट रहा है वो उसी फ्रस्ट्रेशन से फूट रहा है कि समाज में किसी के पास इतना समय रहने नहीं दिया जा रहा कि वो अपने चित्त में शांत होकर कुछ देर के लिए बैठे और सोचे। इस पर भी कोई हंगामा नहीं। और भारतीय संविधान जिस सोच से उत्पन्न हुआ है, वो सोच बुनियादी तौर से इंसान को मशीन समझने वाली या बनाने वाली नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाने वाली सोच है। ये प्रस्तावना हमने अभी पढ़ी, उसके एक शब्द पर गौर किया। इंडिविजुअल डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और सबसे महत्वपूर्ण इंडिविजुअल डिग्निटी। सिर्फ मेरे जात, मेरे मजहब या मेरे जेंडर की वजह से आप मेरा अपमान नहीं कर सकते। आप मुझे अपने आप से निम्न नहीं मान सकते। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी विच इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कराची प्रस्ताव, कराची प्रस्ताव एक तरह से उस सोच का एक पूर्व रूप, एक प्रीफेस प्रस्तुत करता है जो जाकर संविधान में मटेरियलाइज हो, जो संविधान में एक रूप लेती। और हम इस बात पर ध्यान दें दोस्तों कि दुनिया का कोई भी संविधान, खास करके भारत का संविधान, निश्चित रूप से ये कोई दर्पण नहीं है
ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये दीपक है, ये रास्ता दिखाता है कि इंडियन पॉलिटी को इस दिशा में जाना चाहिए। तो आपके लिए एक पैमाना है, अभी भी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन वो पैमाना है। और इस सिलसिले में जीतू जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब आप भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करते हैं, जब आप राइट टू फूड को पॉलिटिसाइज करते हैं, जब आप राइट टू एजुकेशन को कमजोर करते हैं, तो आप संविधान बदले बिना ही संविधान को बदल रहे हैं, क्योंकि आप संविधान की मूल स्पिरिट पर आक्रमण कर रहे हैं। कराची कांग्रेस के बाद एक और बात पर ध्यान दीजिए, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। सन 46 से लेकर सन 49 तक संविधान सभा की बैठकें हुई। क्या समय था? विभाजन का समय, मार दुनिया भर की राजनीतिक उठापटक और इंट्रिग्स का समय, सारे उत्तर भारत में और किसी हद तक दक्षिण में भी सारे उत्तर और पूर्व भारत में भयानक सांप्रदायिक मारकाट का समय, और उस सब से निपटते हुए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए नेता संविधान तैयार कर रहे हैं। और संविधान तैयार करते समय कोशिश कंसेंसस की थी, इसीलिए जीवन भर कांग्रेस के कठोर आलोचक रहे बाबा साहेब अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया। जीवन भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तीखे प्रहार करने वाले आईसीएस अफसरों की राय ली गई। संविधान सभा में इस तरह के बैंटर्स भी होते थे, चुटकुले भी होते थे। एक बार थे मुंशी ने, एक आईसीएस अफसर थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनसे कहा कि आप नहीं जानते जेल जाने का क्या मतलब होता है, लाठियां सही है। तो नेहरू जी ने हंस कहा कि कोई बात नहीं, अभी तक लाठियां सही है, इनकी कलम के जवाब दें, अब इनका हम अपने ढंग से उपयोग करें, सही है लाठियां। दिस वाज द एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग, और इसलिए आपको वो दस्तावेज हासिल हुआ जिसके कारण कोई ने कहा कि ये हिंदुस्तान दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है ना। आरक्षण की चर्चा बहुत होती है। मेरा ये मानना है कि लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उनका लक्ष्य केवल आरक्षण नहीं है। आरक्षण तो है ही, लेकिन केवल आरक्षण नहीं, उनका ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य, अगर आप श्री माधव सदाशिव गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स, जो हिंदी में विचार नवनीत के नाम से सुना है, वो पढ़ें तो आप देखेंगे कि गोलवलकर को उसमें सबसे ज्यादा परेशानी संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर्स। उनका कहना है कि हम एक देश में एक राष्ट्र, फिर ये संघीय ढांचा क्या होता है, ये भाषावार प्रांत क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा से प्रांत बनने चाहिए। आपको याद है ना आजकल के कुछ नारे, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज। ऐसा हिंदी के प्रति प्रेम जताया है कि तमिलनाडु को तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध होने लगा। यानी ऐसे आंसू मिल जाए तो आंसू का भगवान ही मारेगा। वन नेशन वन लैंग्वेज, हर जगह हिंदी को कहते, वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो वन के प्रति ऑब्सेशन है, हेलो, जो आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान में भारतीयता नहीं है, असल में जो लोग वन के प्रति ऑब्सेशन के कारण भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं, असल में राष्ट्र की उनकी अवधारणा घनघोर रूप से विदेशी है, उसका भारतीय सांस्कृतिक अनुभव से कोई लेना देना नहीं। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। एकेडमिक्स में जब किसी भी चीज की परिभाषा की जाती है, तो जो उपलब्ध अनुभव होते हैं उनके आधार पर परिभाषा की जाती है, हवा में परिभाषाएं नहीं होती। तो जब हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूरोप में यूनिवर्सिटीज में डिस्कशंस में नेशन को आइडेंटिफाई करने चले, तो यूरोप के इतिहास के आधार पर, खास करके वेस्टफैलिया ट्रीटी जिसमें कि साम्राज्यों का विघटन हुआ था और नेशन स्टेट्स का उदय हुआ, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का विघटन हुआ, दूसरे साम्राज्यों का विघटन हुआ और उनकी जगह नेशन स्टेट्स विकसित हुए, तो पाया गया कि नेशन वो है, नेशन उन लोगों को कहते हैं जिनकी एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक इतिहास हो, एक कल्चर हो, एक से रीति रिवाज हो। इस आधार पर लोगों ने रियलाइज किया, विद्वानों ने महसूस किया कि यूरोप की डेफिनेशन लागू ही नहीं होती भारत पर। या तो फिर ये कहिए कि भारत राष्ट्र नहीं है, लेकिन अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो विष्णु पुराण से लेकर जायसी तक और नामदेव तक आपको भारत के अद्भुत प्रकार के एकपन की चेतना मिलेगी।
चाहे इसी के यहाँ वो जिसको आज आप हिंदुस्तान या साउथ एशिया कहेंगे वो नक्शा मौजूद है, विष्णु पुराण में वो नक्शा मौजूद है, नामदेव के यहाँ वो नक्शा मौजूद है, शंकर देव के यहाँ वो नक्शा मौजूद है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये यूनिटी की चेतना नहीं है। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कोई वोट कबाड़ने के लिए गढ़ा गया नारा नहीं है। ये हिंदुस्तानी कल्चरल एक्सपीरियंस का सार है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब केवल हिंदू मुसलमान से नहीं होता भाई साहब। मैं हिंदू हूँ और हिंदी बोल रहा हूँ, तमिलनाडु का हिंदू नहीं बोलता, वो तमिल बोलता और फिर भी हिंदू है, और उनमें से कई मुझसे ज्यादा बेहतर हिंदू हो सकते। केरल का मुसलमान उर्दू नहीं बोलता लेकिन मुसलमान है। बंगाल का ब्राह्मण मछली खाता है, राजस्थान का ब्राह्मण मछली नहीं खाता है, दोनों ब्राह्मण। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके बावजूद कुछ अनोखापन है, कुछ अजीब सी चीजें जो एक है। मैं एक बात बार बार कहता हूं मित्रों, आज भी कहने का लोग संवर्णन नहीं कर सकता। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सभ्यता की तुलना, भारतीय संस्कृति की तुलना पैलिम्सेस्ट से की। यानी किसी पांडुलिपि का पुराना पन्ना, एक ऐसा पन्ना जिस पर एक इबारत कभी लिखी गई, उसके बाद दूसरी इबारत लिखी गई, उसके बाद तीसरी इबारत लिखी गई, चौथी लिखी गई, लेकिन कोई भी अगली इबारत पिछली इबारत के अक्षरों को पूरी तरह मिटा नहीं सकती। There is a great continuity in this study, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक। और उस कंटिन्यूटी में हिंदू परंपरा, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, ईसाईयत, इस्लाम, ये सब शामिल, यूरोपियन परंपरा भी शामिल। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि संविधान इसलिए भारतीय नहीं है, तो उसमें साहब बहुत कुछ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बहुत कुछ फ्रांस के संविधान से लिया गया है, आदि आदि। ऐसे मित्रों की सेवा में ऋग्वेद का केवल एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्र का एक 2-4 शब्द में उद्धृत करना चाहता हूं। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। अच्छे विचार दुनिया में कहीं से भी आए, हम तक आए। विचार में, भाव में, मनुष्य की श्रेष्ठता में ओरिजिन नहीं देखा जाता। आप इसलिए डेमोक्रेसी नहीं छोड़ देंगे क्योंकि डेमोक्रेसी का जन्म इंग्लैंड में हुआ या कहीं हुआ। आप इसलिए डाइवर्सिटी नहीं छोड़ देंगे क्योंकि डाइवर्सिटी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस हिंदुस्तान का है। यूरोप के तो हालत खराब हो गई है पिछले 20-25 साल में डाइवर्सिटी में। ट्रम्प साहब लगभग पगला गए डाइवर्सिटी के बाद। हमारे लिए डाइवर्सिटी इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, हम इस पर चकित नहीं होते। अगर इस और एक बात और ध्यान रखिए, मेरी अंतिम बात, राजनेताओं की आलोचना करना, राजनेताओं को कोसना बहुत आसान है और हम सब इंटेलेक्चुअलों का प्रिय सवाल नहीं है। लेकिन ये सच है कि राजनेताओं और राजनीतिक संगठनों के बिना किसी भी तरह की लोकतांत्रिक लड़ाई संभव नहीं है। इसलिए अगर एक तरफ राजनेताओं को बौद्धिक जगत से संवाद करने की जरूरत है, तो दूसरी ओर बुद्धिजीवियों को भी राजनेताओं की समस्याओं, सीमाओं और मजबूरियों को समझते हुए उनके साथ सहयोग करने की जरूरत है अगर संविधान को बचाना है। सवाल कांग्रेस या सीपीएम या सीपीआई या बीजेपी का नहीं है। सवाल यह है कि संविधान मूल्यवान है या नहीं। ये संविधान कहा जाता है कि साहब अब इस संविधान में इतना लचीलापन है, संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि इतना विशाल, इतना जटिल देश है, ऐसी जटिल समस्याएं हैं। संविधान अंगीकार किए जाने के साल भर के भीतर पहला संशोधन हो गया, क्योंकि बहुत सारी अदालतें भूमि सुधारों के विरुद्ध, आरक्षण संबंधी नियमों के विरुद्ध धनाधन फैसले दिए चली जा रही थी। तो महसूस किया गया कि संविधान की जो मूल भावना है सामाजिक न्याय की, पढ़िए वो डिबेट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरफ और जवाहरलाल नेहरू और एनजी रंगा और डॉक्टर अंबेडकर दूसरी तरफ, एनलाइटनिंग डिबेट कि किस तरह संविधान में होने वाला पहला संशोधन भारतीय समाज में चल रहे अपने तनाव को व्यक्त करता है और उस तनाव को नेगोशिएट करने की डेमोक्रेटिक कोशिश को व्यक्त करता है। तो डिबेट पढ़ने योग्य, डॉक्टर मुखर्जी के तर्क भी पढ़ने योग्य है और उन तर्कों के दिए गए जवाब खास करके इन 3 लोगों द्वारा
लॉ मिनिस्टर की हैसियत से अम्बेडकर, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नेहरू और एक बड़े सदस्य की हैसियत से एनजी रंगा। पढ़ने योग्य होनी चाहिए। मैंने 10 साल पहले दिग्विजय जी एक कांग्रेसी मित्र से कहा था कि मुझे, और ये सच है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ सज्जन का, मुझसे आरएसएस के एक सज्जन ने कहा था 10 साल पहले 2015 में, यार पुरुषोत्तम तुम लोग कितने भी फाइल करते हो, संघ की शताब्दी 2025 में आने वाली है और तब तक हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं संघ को सीरियसली लेता हूँ भाई, मैं टिपिकल लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह संघ को डिसमिस नहीं करता। तब भी सीरियसली लेता था जब संघ प्रकट रूप से बहुत ताकतवर नहीं था। कारण यह है कि संघ को मैं निकट से जानता हूँ और किसी हद तक भीतर से भी जानता हूँ, इसलिए मैं संघ को सीरियसली लेता हूँ। तो मैंने अपने एक दो कांग्रेसी मित्रों से, कम्युनिस्ट मित्रों से बात कही कि यार ये तो कुछ मामला बड़ा है। अरे यार तुम तो, उन कांग्रेसी मित्र का, उनका भी नाम नहीं लूंगा, उनका बात मुझे आज तक याद है, पुरुषोत्तम यू आर अ फिलोसफर ऑफ डूम, मतलब तुम हमेशा विनाश की बात करते हो। मैंने भगवान करे आपकी बात सही हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैं जानता हूं कि बात मेरी सही है। 2025 में हिंदू राष्ट्र औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मेंटेलिटी का सवाल है वो सही कहा उन्होंने, जहां तक उस चेतना का सवाल है, आज राजनेता भी जो है वो अल्पसंख्यकों के हक में बोलने से कतराते हैं। आज राजनेता भी किसी बात पर बोलने के पहले उसका जाति का और सब कुछ का गणित देखते हैं। इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी डेमोक्रेटिक फोर्सेस? समाज में डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट मार्जिनलाइज हो जाए, डेमोक्रेटिक लोग, और मैं फिर से कहूंगा पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिमका कुछ भी हो वहां, लेकिन डेमोक्रेटिक सोच का व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर बात करने से घबराने लगे तो उसे गालियां पड़ेंगी, हमला भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है। इससे बड़ी कामयाबी किसी फासिस्ट प्रोजेक्ट की क्या हो सकती है? तो चुनौती ये है, संविधान तो वो भी लाएंगे अपना, उनका अपने ढंग का संविधान होगा। सवाल ये है कि वर्तमान संविधान को, वर्तमान संवैधानिक ढांचे को, जो मूल रूप से एक फेयरनेस पर, पार्लियामेंट में जब माइनॉरिटी राइट्स के अधिकारों की बात चल रही थी, माइनॉरिटी के अधिकारों की, तो कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें थोड़ा देखना चाहिए कि पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को कैसे राइट्स देते हैं, इसके बाद हम तय करेंगे। अम्बेडकर ने तुरंत प्रतिवाद किया। अम्बेडकर ने कहा कि कोई डेमोक्रेटिक संविधान ऐसे नहीं बनता कि पाकिस्तान अगर माइनॉरिटीज के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेगा तो हम अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान डज, पाकिस्तान चाहे जो करे, हमें अपनी माइनॉरिटीज के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर की समानता सुनिश्चित करनी। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये केवल अम्बेडकर की अकेले की बात नहीं, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ नेशनल मूवमेंट, दैट वाज द टेम्पर ऑफ द टाइम्स। अबुल फजल ने एक शब्द का प्रयोग किया है अकबरनामा में, मिजाज जमाना। तो एक मिजाज जमाना वो था, एक मिजाज जमाना वो है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। आगे क्या होना है और कैसा मिजाज जमाना होना है, ये फैसला इंटेलेक्चुअलों और पॉलिटिकल लीडरशिप और कार्यकर्ताओं को मिलकर करना है। जहाँ तक मेरे जैसे लोगों का सवाल है, हमें जहाँ अवसर मिलेगा हम अपनी बात कहेंगे। आपको भली लगे मानिए, ना लगे मत मानिए, बुरी लगे 4 गालियाँ दे लीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। थैंक यू वेरी मच।